नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी प्रज्ञा पर। और मैं आपका दोस्त मोहित। तो दोस्तों, आज हम फिर शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर। चैप्टर नंबर है 7, ताप और उसका मापन। साइंस की है, क्लास 6। दोस्तों, चैप्टर को शुरू करते हैं। लाम्बोक और उसकी बहन, बड़ी बहन है फिवान, शिलांग में रहते हैं। एक दिन दोनों भाई बहन विद्यालय से घर आए। उन्होंने देखा कि उनके माता पिता काम पर गए हुए हैं। लाम्बोक ने अपनी बहन से कहा कि उसे ज्वर है, यानी कि उसको बुखार है। बुखार का आभास हो रहा है, यानी कि उसको लग रहा है कि मुझे बुखार हो रहा है। तो फिवान कहती है कि फिवान ने उसका माथा स्पर्श किया, यानी उसके माथा को टच किया, छुआ, और देखा कि उसके छोटे भाई को ज्वर हो सकता है। इसकी पुष्टि करने के लिए उसने अलमारी से तापमापी थर्मामीटर निकाला। उसने तापमापी का अग्रभाग, यानी जो टिप होता है, उसको साबुन और जल से धोया और लाम्बोक का ताप मापा। तापमापी का पाठ्यांक, यानी जो उसके रीडिंग था, जो उसका नंबर आया नापने के बाद, पढ़ने से उसको राहत मिली। क्यों मिली? क्योंकि उसके शरीर का तो ताप था, जो टेम्परेचर था, वो सामान्य था, यानी नॉर्मल था। उसने तापमापी का अग्रभाग, यानी जो उसका जो बल्ब था, या जो उसको टिप बोलते हैं, वो उसको दोबारा उसने धोया और सुखाया और वापस रख दिया। तो यहाँ पर एक चीज पता चलती है कि इस थर्मामीटर को जो इसने यूज कर रहा है, इस थर्मामीटर को यूज कैसे करना है। तो आपको हमेशा इसके यूज करने से पहले इसको धोना होता है, साफ करना होता है, और यूज करने के बाद भी आपको साफ करना होता है। साबुन से, पानी से धोना है, सुखाना है और रख देना है। ठीक है, तो इस बॉक्स में क्या कहा गया है कि क्या किसी व्यक्ति को केवल स्पर्श करके, यानी केवल छू कर, यह एकदम सही आंका जा सकता है कि उसे ज्वर है। यानी कि क्या हम टच कर कर या छू कर पता लगा सकते हैं कि क्या उसको बुखार है या नहीं है। तो पहले भी ऐसा लोग करते थे और आज भी ऐसा कई बार हम करते हैं, टच करके देखते हैं कि उसको बुखार है या नहीं है। तो क्या ये माप जो होता है वो सही होता है या गलत होता है, इसकी पुष्टि हम आगे करने वाले हैं। इसके बारे में जानेंगे कि छू कर, टच करके किसी चीज का टेम्परेचर जानना कितना सही हो सकता है और कितना गलत हो सकता है। तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं 7.1 क्या है, गर्म और ठंडा। हम अपने अनुभव से जानते हैं कि कुछ वस्तुएं क्या होती है, दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती है। यानी एक वस्तु को छूते हैं तो ऐसा लगता है कि ठंडा है, और दूसरे को छूते तो ऐसा लगता है गर्म है। यानी पहले वाली की तुलना में दूसरी वाली गर्म है। तो ऐसा हम छू के अनुभव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि ग्रीष्मकालीन में, यानी गर्मी में, किसी नल से लिया गया जल, आप देखेंगे कि गर्मी में क्या होता है, धूप होता है, गर्मी ज्यादा होती है, तो आप देखेंगे टंकी जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है, और उससे पानी जो निकलता है वो कैसा होता है, गर्म होता है। वहीं आप देखेंगे कि मटके अथवा किसी फ्रिज, यानी फ्रिज का पानी या मटके का पानी आप देखेंगे ठंडा होता है। तो आप कह सकते हैं कि छूकर भी पता लग सकता है कि वो गर्म है और ये ठंडा है। और जल की अपेक्षा, यानी कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो फ्रिज का पानी है वो कैसा होता है, ठंडा होता है, और जो नल का पानी है गर्म होता है। तो हम ये केवल जल के दोनों नमूने को स्पर्श मात्र से ही अनुभव कर सकते हैं। यानी इन दोनों को हम छूकर पता लगा सकते हैं कि एक ठंडा है और एक गर्म है। परंतु क्या हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रिय यानी हमारी जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, यानी हाथ हो, हमारे स्किन्स हो गए, हम जो नोज के थ्रू हम किस चीज को जानते हैं, ईयर कान के थ्रू हम किस चीज को सुनते हैं, टंग से हम यानी अपने जीभ से हम किसी का स्वाद लेते हैं, तो ये सारी चीजें क्या होती है, हमारी स्पर्श इंद्रिय होती है। तो क्या हम स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास कर सकते हैं कि ये सही बता रहा है या गलत बता रहा है? आइए इस बात का हम पता लगाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो है आपको एक क्रियाकलाप दिया गया है 7.1 में। अब इसको समझते हैं और इसमें क्या बताया गया है। तो सबसे पहले बताया गया है कि आपको क्या लेना है, 3 पात्र लेने हैं, 3 बर्तन लेने हैं। ठीक है, उसमें आपको कै, खे और गे, इस पे नाम लिख देना है। जो पात्र पहला होगा, यानी जो पहला बर्तन होगा, उसमें आपको गर्म जल लेना है। कौन सा जल? गर्म जल। और दूसरे में आपको लेना है नल का जल, और तीसरे में लेना है आपको बर्फ डाला हुआ जल। ठीक है, यानी सबसे पहले वाले में गर्म जल, जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है। इस कैम में आपको लेना है गर्म जल, दूसरे वाले में लेना है आपको है में नल का जल, और तीसरे में लेना है आपको बर्फ का जल। और हम देखेंगे कि कैसे हमारा जो स्पर्श है, यानी हम छू कर किसी टेम्परेचर को मापते हैं, वो सही माप देता है या गलत माप देता है। तो दोस्तों, जब आप अपने सीधे हाथ को, तो जब आप अपने राइट हैंड को इस कै वाले बर्तन में रखते हैं और लेफ्ट हैंड को इस गे वाले बर्तन में रखते हैं, तो आप इसमें देखेंगे गर्म पानी था, और इसमें कैसा था, बर्फ पानी था। बर्फ का पानी था, ठंडा पानी था। और अब आपको क्या करना है, अब आपको इस चित्र के मुताबिक
इन दोनों हाथों को इसमें डालनी है, जिसमें कैसा पानी है, नल का पानी है। तो आप महसूस करेंगे कि जो आपका राइट हैंड था, इसमें कैसा पानी था, गर्म पानी था, गर्म पानी था। तो जब इसमें डालेंगे, ये नल का पानी है, यानी इस गर्म पानी से हल्का ठंडा होगा ये वाला पानी है वाला। तो आपको इस हैंड में, राइट हैंड में, जो पहले बहुत ज़्यादा गर्म पानी में डाला गया था और जब उससे कम वाले में डालोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ठंडा पानी है। और वहीं इस बर्फ वाले पानी में आपका लेफ्ट हैंड था और इस बर्फ वाले पानी को, यानी आपका हाथ कैसा हो गया, ठंडा हो गया। और जब आप उससे हल्का गर्म पानी में डालेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये पानी कैसा है, गर्म है। यानी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको दोनों हाथों से ही ठंडा गर्म का पता लग रहा है। यानी आप इस राइट हैंड में से देख पा रहे हैं कि ये पानी जो है आपको गर्म लग रहा है, सॉरी ठंडा लग रहा है। और आप लेफ्ट हैंड को जो बर्फ में डूबा हुआ था इस पानी में डालते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये पानी गर्म है। यानी आपके दोनों हैंड क्या बता रहे हैं, एक तरफ बता रहा है कि गर्म पानी है, एक तरफ बता रहा है ठंडा पानी है। यानी हम हमेशा स्पर्श के यानी टच के द्वारा सही सटीक माप या टेम्परेचर नहीं माप सकते हैं, इसमें क्या है, गलतियां हो सकती है। तो यहाँ हमने जो क्रियाकलाप किया था उसका रिजल्ट लिखा हुआ है। इसमें क्या बताया गया है कि क्या आपके परीक्षण आपके पूर्वानुमान से मेल खाते हैं या नहीं। यानी जो आपने अनुमान लगाया था कि माप जो होता है एकदम सही होता है, इसमें कोई गलती नहीं होगी, तो क्या आप सही हैं या नहीं है। क्या दाहिने हाथ ने यह अनुभव किया, यानी राइट हैंड ने यह अनुभव किया कि क्षय पात्र जिसमें जल ठंडा है, जबकि आपका बायां हाथ अनुभव करता है कि वही जल क्या है, गर्म है। तो इन परीक्षणों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडा है, ये निश्चय करने के लिए हम सदैव अपनी इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो ये मेन पॉइंट हो जाता है आपका कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, ये निश्चय करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रियों का विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भ्रम उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि हमें दोनों हाथों से एक तरफ पता लग रहा है गर्म है, एक तरफ पता लग रहा है ठंडा है। इसको सही तरीके से जानने के लिए आप अपने घर पर एक बार प्रयास कर सकते हैं, एकदम सही तरीके से आपको पता लग जाएगा। अगला पॉइंट क्या है हमारा दोस्तों, टेम्परेचर यानी ताप। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, आखिर टेम्परेचर क्या होता है, इसको मापने के लिए कौन सी मशीन का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए। तो बात आती है कि किसी पिंड की गर्माहट, पिंड यानी भी कोई बॉडी हो सकता है, कोई चीज हो सकता है, अथवा ठंडक का विश्वसनीय माप उस पिंड का ताप होता है। यानी कोई वस्तु गर्म है या ठंडा है, जो उसका माप होता है वो क्या कहलाता है, उसका ताप कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप अंडरलाइन कर सकते हैं यदि आपके पास किताब है तो, कि किसी पिंड की गर्माहट का विश्वसनीय, किसी पिंड की गर्माहट अथवा ठंडक का विश्वसनीय माप उस पिंड का ताप होता है। आगे देखेंगे कि किसी पिंड का ताप ठंडे पिंड की अपेक्षा अधिक होता है। यानी ये बात सही है कि आप देखेंगे कि किसी गर्म पिंड का जो ताप होता है वो किसी ठंडे की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि ठंडा वस्तु है वो टेम्परेचर कम होता है इसलिए ठंडा है, और जो गर्म वस्तु है इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसलिए उसका टेम्परेचर, वो गर्म है तो टेम्परेचर ज़्यादा है उसका। और दो पिंडों के मध्य ताप अंतर हमें बताता है कि एक पिंड दूसरे पिंड की तुलना में कितना गर्म अथवा ठंडा है। ठीक है, यानी जब आपके पास दो चीज है, यानी आप देखेंगे कि एक पानी है आपका 32 डिग्री सेल्सियस का और एक पानी है आपका जो है 58 टेम्परेचर का। तो आप देखेंगे कि इसका जो अंतर है, यानी इसका जो बीच का डिफरेंस है, आप देख पा रहे हैं कि 32 डिग्री सेल्सियस है यानी ये ठंडा होगा, और ये 58 डिग्री सेल्सियस है यानी कि ये गर्म होगा। तो इसके मध्य जो डिफरेंस है, इससे पता लगता है कि ये कोई चीज जो है गर्म है अथवा ठंडा है। यानी आप देखेंगे कि इसमें 26 डिग्री का लगभग अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो इससे पता लगता है कि कोई चीज गर्म है, कितनी गर्म है, और कोई चीज कितना ठंडा है। वह उपकरण जो ताप मापता है, तापमापी या थर्मामीटर कहलाता है। यानी वह मशीन, यानी ऐसा यंत्र जो ताप को मापता है, यानी टेम्परेचर को मापता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तापमापी कहते हैं या थर्मामीटर कहते हैं। ताप मापने के लिए आपने संभवतः दो प्रकार के तापमापियों का प्रयोग किया होगा। सबसे पहला जो है, यानी कि आप देखेंगे कि टेम्परेचर मापने के लिए दो तरह के तापमापियों या थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। कितने प्रकार के,
दो प्रकार के। सबसे पहला कौन सा प्रकार हो सकता है? ज्वर मापी। ज्वर का मतलब क्या होता है? बुखार यानी ज्वर यानी बुखार यानी फीवर को मापने का जो तापमापी है, यानी ज्वर मापी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर। दूसरा कौन सा हो सकता है आपका? प्रयोगशाला तापमापी। कौन सा? प्रयोगशाला तापमापी यानी लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो दोस्तों जो डॉक्टरी थर्मामीटर है वो मानव शरीर का ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान देंगे कि डॉक्टरी जो थर्मामीटर होता है या ज्वर मापी जो है वो केवल और केवल शरीर का ताप मापने के लिए काम आता है, किसी और का टेम्परेचर नहीं मापता, सिर्फ बॉडी का मापता है। जबकि जो प्रयोगशाला तापमापी होता है वो कई अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग होता है, यानी आप प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग जो है अन्य कार्यों में कर सकते हैं, जैसे कि जैसे कि किसी द्रव्य का, लिक्विड का जो टेम्परेचर मापना हो तो प्रयोगशाला तापमापी का यूज करेंगे, जल का मापना हो तो उसका यूज करेंगे, ठीक है। और बाकी जो आपकी केमिकल्स वगैरह होते हैं उनका टेम्परेचर मापने के लिए भी अलग अलग जो तापमापी आते हैं वो सारे क्या होते हैं? प्रयोगशाला तापमापी होते हैं। तो अगला पॉइंट है दोस्तों तापमापन, यानी अब हम देखेंगे जो आपका मेजरमेंट है, टेम्परेचर मेजरमेंट है वो कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए और किस प्रकार से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं या मापते हैं। तो हमारे पास टेम्परेचर मापने के लिए सबसे पहला जो होता है वो कौन सा होता है? डॉक्टरी थर्मामीटर। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि डॉक्टरी थर्मामीटर बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए होता है, जैसा कि आप इस चित्र में भी देख पा रहे हैं। तो दोस्तों ये इसका क्या है? अग्रभाग है जिसको टिप बोलते हैं और इसके मदद से ही हम लोग टेम्परेचर को मापते हैं। उसके बाद जब आप टेम्परेचर को मापेंगे कितना टेम्परेचर हुआ है तो आपके जो ये डिस्प्ले है, आपका जो ये स्क्रीन दिख रहा है इसके ऊपर जो है आपको नंबर दिखाई देगा। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं अच्छे से। दोस्तों ये हमारे शरीर का ताप मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसे ज्वर मापी या डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। और ऐसे थर्मामीटर ताप को अंकीय रूप में दर्शाते हैं, यानी आप इस पे देखेंगे जो नंबर है ये अंकीय है, यानी अंक मतलब अंक, नंबर के द्वारा इस पे दर्शाया जाता है, आपको नंबर दिखेगा इस पे, ठीक है। इसके अलावा ये तापमापी अंकीय डॉक्टरी थर्मामीटर या डिजिटल डॉक्टरी थर्मामीटर भी कहलाते हैं, क्योंकि ये डिजिटल है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक है, यानी क्या ये बैटरी से चलती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये डिजिटल हो गया, तो इसलिए इसका नाम भी कह सकते हैं कि डिजिटल डॉक्टरी थर्मामीटर, डिजिटल डॉक्टरी थर्मामीटर, ठीक है। ये क्या है? बैटरी से चलती है। सबसे बड़ी बात की क्या है? बैटरी से चलती है और किसी व्यक्ति के शरीर के संपर्क में रखने पर यह तापमापी शरीर का ताप मापती है, यानी आप तभी इसका टेम्परेचर इससे माप सकते हैं जब इसको बॉडी से टच किया जाए। आप इसको अलग से बिना टच करे नहीं नाप सकते, इसके लिए बॉडी में टच करना होगा, या आप इसको आर्मपिट में यानी कि आप हाथ के बाजू के यानी काख में रखकर नाप सकते हैं, या फिर आप इसको टंग यानी जीभ के नीचे रखकर माप सकते हैं, ठीक है। इसके अग्रभाग को यानी टिप को ही रखना होता है। और इसके अलावा आपको यहां से कभी भी इसको पकड़ना नहीं होता है, आप पीछे से पकड़ सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि इसमें क्या होता है कि ताप मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर में सामान्य उपयोग किया जाने वाला जो माप क्रम है, यानी जो इसका स्केल होता है, यानी किस चीज में मापता है। जैसे आप देखेंगे कि आप जो है टमाटर वगैरह लेते हैं बाजार से तो आप किलोग्राम में मापते हैं, दूध होता है लीटर में, ठीक है, दूरियों को मापते हैं, डिस्टेंस को मापते हैं आप लोग किसमें? मीटर में, किलोमीटर में। तो डॉक्टरी थर्मामीटर में इसमें भी क्या करेंगे आप? इसको मापने का एक इकाई होगा, एक स्केल होगा। तो इसका स्केल क्या होता है? सेल्सियस स्केल होता है, यानी जो टेम्परेचर मापता है वो सेल्सियस में होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था 32 डिग्री सेल्सियस, या हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है आप सभी जानते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल। इससे नीचे भी हो सकता है, इससे ऊपर भी हो सकता है। तो इसमें मैं बात कर रहा था कि इसका जो स्केल होता है वो क्या होता है? सेल्सियस स्केल होता है। और इस माप क्रम पर ताप का मात्रक यानी कि इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है दोस्तों? डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लोग जो है डिग्री सी से लिखते हैं, यानी शॉर्ट में देखा जाए तो आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? डिग्री 0 को बोलते हैं और ये सी डिग्री सेल्सियस, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो दोस्तों आजकल क्या है? डिजिटल डॉक्टरी थर्मामीटर आ गया, लेकिन उससे पहले भी तो किसी चीज का यूज किया जाता होगा। हाँ, तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि इसका यूज किया जाता है। किसका? इसका। और ये है क्या? तो इसको बोलते हैं दोस्तों मरकरी थर्मामीटर, यानी पहले जो
बुखार या फीवर जो चेक करने के लिए, टेम्परेचर मापने के लिए जो है मरकरी थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आज ये बंद है। आज इसका यूज बहुत कम किया जाता है। क्यों किया जाता है इसको भी समझते हैं। तो प्रारंभ में क्या होता था कि ताप मापने के लिए पारे के तापमापी, पारे यानी मरकरी, पारा यानी कि मरकरी, मरकरी को ही पारा बोलते हैं। तो ये लिक्विड होता है जो इसके अंदर होता है जो, ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है कि मरकरी यानी मरकरी थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता था, लेकिन जो पारा या मरकरी होता है ये अत्यधिक विषैला पदार्थ होता है। कैसा होता है? टॉक्सिक होता है। और ये दुर्घटनावश यानी गलती से मान लो टूट जाता है तो इसको जो व्यवस्थित रूप में निपटान यानी कठिन होता है, यानी कि टूटने के बाद इसको समेटना, कचरे को कहीं फेंकना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें जो जो लिक्विड है वो कैसा है? विषैला है यानी जहरीला है। इसीलिए इसका यूज कम करते हैं। अब इसकी जगह हमने अंकीय तापमापी यानी कि डिजिटल डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो डॉक्टरी थर्मामीटर है या डिजिटल मीटर है उसमें क्या होता है? इस प्रकार का कोई भी जोखिम नहीं होता है, इस प्रकार का कोई भी जोखिम नहीं होता है। और इसके प्रदर्श पर यानी कि आप जो आपके जो स्क्रीन दिखाया था जिसपे नंबर लिखा हुआ था 37, उस पर नंबर लिखा होता है जिसको पढ़ना क्या होता है? सरल होता है। इसलिए पारे वाले थर्मामीटर का उपयोग डिजिटल थर्मामीटर द्वारा प्रतिस्थापित किए गए, यानी मरकरी थर्मामीटर की जगह पर डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। डिजिटल थर्मामीटर में ताप का निर्धारण ऊष्मा संवेदकों द्वारा किया जाता है, यानी डिजिटल थर्मामीटर में जो आपको टेम्परेचर दिखाता है, जो रीडिंग दिखाती है वो आपकी बॉडी की टेम्परेचर के द्वारा दिखाता है। इसके अलावा आप देखेंगे दोस्तों कि कोविड-19 का जब समय था तब क्या था? टच करना नहीं था किसी को भी, तो हमने एक प्रकार का मशीन बनाया जिसमें आप बिना बॉडी को टच करे ही आप टेम्परेचर को माप सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और उस टेम्परेचर को यानी उस मशीन को या उपकरण को क्या बोलते हैं? अवरक्त तापमापी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अवरक्त तापमापी, ठीक है। ये क्या होता है कि वे संपर्क रहित तापमापी हैं जिन्हें अवरक्त तापमापी कहा जाता है। इस प्रकार के तापमापी किसी व्यक्ति के शरीर को स्पर्श किए बिना उसके शरीर का ताप माप सकते हैं और संक्रमण का खतरा कम करते हैं। संक्रमण मतलब दोस्तों जो छूने से बीमारी वगैरह होती है, संक्रमण वो है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बताया गया है कि आपको डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग कैसे करना है और इसमें कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसका उपयोग करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है? अपने हाथ और अंकीय तापमापी का अग्रभाग यानी उसका जो टिप था उसको साबुन और जल से धोना है। उसके बाद क्या करना है? तापमापी का पुनः नियोजन यानी रीसेट बटन दबाकर तापमापी को रीसेट करना, यानी कि जो नंबर वगैरह अगर गलती से है, मान लो टेम्परेचर उसमें दिख रहा है तो आपको 0 करना है, स्टार्टिंग करनी है, इसको स्टार्ट से करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? तापमापी जीभ के नीचे रखकर मुंह बंद कीजिए और तापमापी का अग्रभाग जीभ के नीचे रखने के पश्चात बीप की ध्वनि आने या प्रकाश के चमकने तक प्रतीक्षा करें। यानी जब उसको मुंह जीभ के अंदर रखेंगे तो आपको जब तक रखना है जब तक उसमें से बीप की ध्वनि या कोई लाइट ना जले, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि मुंह से तापमापी निकालना है और अंकीय प्रदर्श यानी जो उसके डिस्प्ले है उसके ऊपर जो नंबर आया है उसको पढ़ना है, देखना है, ठीक है। और तापमापी का फिर से क्या करना है? तापमापी का अग्रभाग साबुन और जल से साफ कीजिए और सुखा लीजिए, ठीक है। यानी कुल मिला के यहाँ पे क्या कहा गया है कि सबसे पहले आपको जो है उसको साबुन से धोना है, फिर इसको टेम्परेचर के लिए जीभ के नीचे रखना है, फिर उसको थोड़ी देर रखना है, उसमें बीप की ध्वनि आएगी, साउंड आएगा, उसके बाद उसको निकालना है, रीडिंग पढ़नी है, रीडिंग पढ़ने के बाद दोबारा उसको धोना है, साफ करना है, सुखाकर रख देना है। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी और इसी प्रकार आप अपने अलग अलग दोस्तों को भी चेक करके देख सकते हैं, बता सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हम देखते हैं इसकी सावधानियां। तो इसमें सावधानियां क्या क्या रखनी है आपको कि पहला जो है तापमापी का उपयोग उसकी दिशा निर्देश पुस्तिका पढ़ने के बाद करनी है। यानी जब उसको मार्केट से लाएंगे तो आपको क्या एक पुस्तक मिलेगी उसमें, यानी उसके बारे में डिटेल में लिखी हुई छोटी सी बुक होगी, उसको पढ़ना है, जानना है। उसके बाद है तापमापी का अग्र भाग जो टिप है उपयोग करने से पूर्व और पश्चात साबुन और जल से अच्छी तरह से धो लेना है,
ठीक है, यानी कि पहले उपयोग करने से पहले और उपयोग करने के बाद साबुन और जल से अच्छे तरह से धोना है, साफ करना है, सुखाना है, उसके बाद उपयोग करना है। तापमापी धोते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि अंक पर दर्शाने वाले हिस्से अर्थात अंक जो प्रदर्शन है, जो उसका डिस्प्ले है, उस पर पानी नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। चौथा क्या करना है आपको कि तापमापी को उसके अग्रभाग से नहीं पकड़ना है, यानी उसका जो टिप है, जो इसका टिप था, जो इसका बल्ब है, उसके अग्रभाग से नहीं पकड़ना है, जो आपको ऐसा दिख रहा था। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किताब में टिक लगा सकते हैं कि स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, माना गया है कि स्वस्थ मानव शरीर का जो सामान्य टेम्परेचर होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, किंतु क्या आपके द्वारा जो मापे गए क्रियाकलाप है, यानी जब आप अपने दोस्तों से टेम्परेचर दोस्तों का मापेंगे तो आप देखेंगे कि किसी दोस्त का 37 डिग्री से टेम्परेचर कम है, किसी दोस्त का 37 डिग्री से ज़्यादा है। तो 37 डिग्री से कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये 37 डिग्री क्या है कि एवरेज टेम्परेचर है, यानी सभी का देखा जाए तो आपको ज़्यादातर लोगों में 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता। वास्तव में सामान्य ताप स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। जैसा कि मैंने अभी बताया था ना कि 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो एक एवरेज टेम्परेचर है, यानी लोगों का टेम्परेचर 37 डिग्री से कम भी हो सकता है और 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए किसी पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा भिन्न हो सकता है। ठीक है, किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान कई कारकों पर निर्भर करता है, यानी बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि उसका टेम्परेचर ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर आप गर्मी में है, गर्म का मौसम है, तो आपका बॉडी वैसे ही गर्म होगा तो टेम्परेचर ज्यादा भी हो सकता है। या आप दौड़ भाग कर कहीं से आए हैं तब भी आपका शरीर की बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है। या आप ठंडी के मौसम में है तो आप देखेंगे आपका शरीर ठंडा हो रहा है तो आपकी टेम्परेचर कम हो सकती है। या आप शांत बैठे हुए हैं तब भी बॉडी थोड़ी रिलैक्स होगी तो थोड़ी ठंडी हो सकती है। या आप देखेंगे कि जो उम्र भी यानी एज भी बताता है कि किसी का टेम्परेचर ज्यादा कम हो सकता है। यानी आप देखेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है। वहीं आप देखेंगे जो बुजुर्ग होते हैं, जो ओल्ड मैन होते हैं, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, उनका टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। और हम जैसे लोगों का, युवा पीढ़ी का, जो यंग होते हैं, उनका थोड़ा सा बीच का होता है, यानी ना ज्यादा कम होता है ना ज्यादा हाई होता है, तो नॉर्मल रहता है। तो आप यहाँ देखेंगे क्या बताया गया है कि क्या वृद्ध व्यक्तियों के शरीर का ताप स्वस्थ होने पर भी सामान्यतः युवा वयस्कों के शरीर के ताप की तुलना में कम होता है। यानी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या जो युवा व्यक्ति होते हैं, जो एडल्ट होते हैं, जो 20-30 के एज में होते हैं, ठीक है, उनकी टेम्परेचर, और जो ओल्ड मैन होते हैं 60-62 वाले होते हैं, उनका टेम्परेचर कैसा होता है? तो आप देखेंगे कि बुजुर्ग जो लोग होते हैं, मैंने जैसा अभी बताया, उनका टेम्परेचर थोड़ा कम होता है और जो युवा पीढ़ी होती है उनकी थोड़ी गर्म होती है। इसके साथ ही दोस्तों आप यहाँ से यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि मानव शरीर का जो ताप होता है वो सामान्य 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होता है। यानी आप देखेंगे कि मानव शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता है और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है। अगर ऐसा होता है तो बीमार पड़ सकता है या उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों ये डिग्री में आप देखेंगे कि 37 डिग्री, कितना 37 डिग्री सेल्सियस डिग्री में होता है नॉर्मल टेम्परेचर, लेकिन वही फ़ारेनहाइट में आप देखेंगे कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसके अलावा आप देखेंगे कि छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, या जो बूढ़े लोग होते हैं, उनका शरीर का ताप मापने के लिए जो अंकीय तापमापी है, यानी जो डिजिटल डॉक्टरी थर्मामीटर जो है, उसको क्या करेंगे, कांख में यानी वहां के नीचे जो हमारी बाह होती है, हाथ होती है, उसके नीचे रखेंगे, यानी आर्मपिट के पास रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से चेक करेंगे और इस प्रकार से जो मापा गया जो टेम्परेचर होगा वो शरीर के वास्तविक ताप से, क्या शरीर के वास्तविक ताप से 0.5 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा। यानी जो बॉडी का जो एक्चुअल टेम्परेचर है उससे आपको जो है हाफ या 1 डिग्री सेल्सियस कम दिखाता है। ठीक है,
यदि आप इसको आम पीठ में यानी कांख में रखकर नापते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अभी हमने जाना कि जो टेम्परेचर मापने के लिए हमने अभी डिग्री सेल्सियस का यूज किया है, लेकिन इसके अलावा और भी जो है यूनिट या इकाई या मात्रक है जिसमें टेम्परेचर को मापा जाता है। अन्य स्केल भी हैं, अन्य मापक्रम भी है। तो हम दूसरा मापक्रम को देखेंगे जिसमें फ़ारेनहाइट स्केल्स है और तीसरा जो है केल्विन स्केल है। ये दोनों ही टेम्परेचर मापने के लिए यूज किया जाता है। जैसा कि किलोग्राम है, मीटर है, लीटर है, इसमें सभी में मापा जा रहा है। ठीक उसी प्रकार फ़ारेनहाइट में भी, केल्विन में भी और सेल्सियस में भी टेम्परेचर को मापा जाता है, यानी सेल्सियस में भी, फ़ारेनहाइट में भी और केल्विन में भी। ठीक है, इसको भी समझते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों ताप का अन्य मात्रक या मापक्रम यानी स्केल जो है क्या है, फ़ारेनहाइट, इंग्लिश में फ़ारेनहाइट स्केल है। ठीक है, और इस स्केल पर जो ताप का मात्रक होता है वो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी इसको इस प्रकार से लिखा जाता है डिग्री एफ से। ठीक है, और इसे डिग्री एफ से दर्शाया जाता है। और सेल्सियस स्केल पर मापा गया जो ताप आपने देखा था 37 डिग्री सेल्सियस था, वही फ़ारेनहाइट में ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। यानी दोस्तों जो 37 डिग्री सेल्सियस है वो किसके बराबर होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ठीक है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों ही बराबर है। तो इसको याद रखेंगे, ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हम देखेंगे कि जो वैज्ञानिक होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल का उपयोग कम करते हैं। वो केल्विन स्केल का यूज करते हैं। तो केल्विन स्केल क्या है, तो इस स्केल पर जो ताप का मात्रक होता है वो केल्विन होता है, जिसे के से दिखाते हैं। और ठीक है, यानी कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो स्केल होता है इसको जो मापते हैं वो केल्विन में इसका आंसर आता है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस के लिए आप जो है 273 कितना 273 केल्विन में माप सकते हैं। और वहीं आप देखेंगे कि जो फ़ारेनहाइट होता है उसका 0 डिग्री कितना होता है दोस्तों, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस कितना, 0 डिग्री जो सेल्सियस है वो 273 केल्विन के बराबर है। और फ़ारेनहाइट में देखेंगे आप 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। ठीक है, तो केल्विन की बात कर ली हमने। तो केल्विन स्केल में भी इसको टेम्परेचर को मापा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि जिस प्रकार आपने देखा कि लंबाई का, अपने लंबाई वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि लंबाई का जो एसआई, या नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, कि लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। ठीक इसी प्रकार ताप का यानी टेम्परेचर का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, केल्विन होता है। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, ये 1 नंबर क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ताप का एसआई मात्रक क्या है। तो ताप का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों, केल्विन है। तो दोस्तों जैसा कि आपको इस बॉक्स में बताया गया है कि केल्विन को कैसे निकाल सकते हैं। तो केल्विन को निकालने के लिए आपको सेल्सियस स्केल पर तापमान और प्लस 273.15 को प्लस कर देना है। यानी आपको मान लो कि आपकी बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस है और इसको आपको केल्विन में निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 37 डिग्री में प्लस करना है आपको 273.15 और जो आंसर निकलेगा आपका वो केल्विन होगा। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए मेरा वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, तो केल्विन में कैसे बताएगा, केल्विन में बताएगा 100 प्लस होकर। 100 प्लस करने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 273 है तो वो 373.15 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही आप ये भी जान सकते हैं कि जो इनका जो सेल्सियस है या फ़ारेनहाइट है या केल्विन है, इसका नाम कैसे पड़ा है। तो इनका नाम जो है इनके साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। ठीक है, जो इनके साइंटिस्ट है केल्विन जी, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, इन सबका नाम है साइंटिस्ट का, इन्होंने इसको बनाया और इसका नाम भी वही रख दिया। इसके साथ ही दोस्तों आप यहाँ पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि जिस प्रकार से डिग्री सेल्सियस क्या होता है दोस्तों, डिग्री सेल्सियस लिखते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट लिखते हैं, लेकिन केल्विन में डिग्री नहीं होता है।
ठीक है, यानी सेल्सियस के लिए आप उसके आगे डिग्री लगा सकते हैं, फ़ारेनहाइट में आप डिग्री लगा सकते हैं, लेकिन केल्विन के लिए आप डिग्री नहीं लगा सकते। और ये सभी कैपिटल लेटर में यानी बड़े अक्षर में होते हैं, बड़ा सी, बड़ा एफ और बड़ा के। दोस्तों इसके अलावा आप ये भी जानें कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर या कोई भी मरकरी थर्मामीटर जब नहीं था तब भी बुखार को मापते थे, और वो किस प्रकार से मापा जाता था, तो वह नाड़ी दर के आधार पर। नाड़ी दर यानी जो आपकी जो नब्स हैं वो क्या है, धड़कती है, आपने महसूस किया होगा। उस धड़कन के आधार पर जो आपके जो नसें हैं उसमें धड़कन होती है, क्योंकि इसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जो आपके रक्त हैं उसका प्रवाह होता है, और उसके प्रवाह से क्या होता है कि धड़कन जो है वो धड़कती रहती है, यानी उसका जो आपकी नसें हैं वो पंप करती है। तो इस पंप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, धड़कन, धड़कना कहते हैं। तो इस नाड़ियाँ जो आपके नस हैं उसके धड़कन में या उसके धड़कन में भी क्या होता है, तो आपके जो नसों में जो धड़कन हो रही है उस धड़कन के आधार पर भी टेम्परेचर को मापा जाता है। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है कि तापमापी के आविष्कार से पूर्व ज्वर यानी बुखार का पता कैसे लगाया जाता था। तो ज्वर किसी व्यक्ति की नाड़ी दर को प्रभावित करता है। भारत में इसका ज्ञान जो है प्राचीन समय में भी था। यद्यपि ज्वर के अतिरिक्त कुछ अन्य स्थितियों में भी मानव की नाड़ी दर प्रभावित होती है, अतः केवल नाड़ी दर के आधार पर ही ज्वर का निश्चय नहीं किया जा सकता। यानी आप जो नाड़ी दर है यानी कि जो आपके नसों की जो धड़कन है उसके आधार पर जो चेक करते हैं डॉक्टर, आपने देखा होगा कि कलाई में आपके हाथों को टच करके देखा जाता था, तो उसके आधार पर भी नहीं बता सकते कि उसको बुखार है या नहीं है। तो ये भी एक स्पर्श इंद्रिय वाला यानी टच करके देखने वाला ही सीन है, तो ये भी अच्छा माप नहीं होता। इसलिए हमने आजकल ये मशीनें या उपकरण जो है डॉक्टरी थर्मामीटर हो गया, ये सब चीज़ों का यूज करते हैं। क्या डॉक्टरी थर्मामीटर का जो उपयोग है वो उबलते हुए जल अथवा बर्फ का ताप मापने के लिए किया जा सकता है? तो इसका उपयोग जो है नहीं कर सकते हैं। उबलते हुए जल अथवा बर्फ का तापमान जो है डॉक्टरी थर्मामीटर की मापन सीमा के बाहर है। यानी आप देखेंगे कि डॉक्टरी थर्मामीटर में जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही नापता है, यानी कि इससे कम, यानी कि आप देखेंगे कि डॉक्टरी थर्मामीटर में जो टेम्परेचर होता है वो 42 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है, यानी 42, 45 या 37 या से कम ही तक होता है, उसके नीचे नहीं हो सकता। क्योंकि उबलते हुए जो पानी होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है, 98, 80 प्लस 100 ऐसा हो सकता है, 100 से भी प्लस हो सकता है। और बर्फ़ का टेम्परेचर क्या होता है, 0 होता है, 0 से कम हो सकता है, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें जो टेम्परेचर होता है, जो उसकी नापने की जो सीमा है, जो इसकी लिमिट है वो बहुत कम है। उसमें आप 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री, 50 डिग्री, इससे ज़्यादा नहीं नाप सकते। तो डॉक्टरी थर्मामीटर में आप जो है 50 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक को माप सकते हैं, या 37 डिग्री से लेकर 42 डिग्री तक के टेम्परेचर को मापता है। दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं कौन सा थर्मामीटर है, तो इसको कहते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर या प्रयोगशाला तापमापी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रयोगशाला तापमापी का। तो प्रयोगशाला तापमापी में देखेंगे कि जिस प्रकार आपको डॉक्टरी थर्मामीटर में एक टिप था, एक बल्ब था, ठीक, प्रयोगशाला तापमापी में भी यही चीज़ देखने को मिलता है। इसके अलावा आप जैसे उसमें टेम्परेचर के लिए आपके पास क्या था, बटन था, लेकिन इसमें क्या होता है, नंबर लिखा होता है इसके ऊपर। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 10 है, 0 -10 है, क्या ये -10 है, 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, ठीक है, 70 है, 80 है, 90 है, 100 है, और ये लास्ट में C तक लिखा हुआ है, यानी 110 तक टेम्परेचर को माप सकते हैं। यानी आप देखेंगे कि इसमें जो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक मापा जा सकता है, तो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक मापा जा सकता है। दोस्तों इसमें फ़ारेनहाइट नहीं होता है, केवल और केवल सेल्सियस होता है, यानी -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक को मापा जा सकता है। चलिए इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ते हैं।
तो दोस्तों प्रयोगशाला तापमापी, तो प्रयोगशाला तापमापी जो होती है वो कई प्रकार के होते हैं, किंतु आपके विद्यालय की प्रयोगशाला में उपलब्ध प्रयोगशाला तापमापी संभवतः जो मैंने अभी चित्र दिखाया था इस प्रकार का होगा, इसके जैसा। ठीक है, तो तापमापी के समान हो सकती, मतलब इसके बराबर, इसके जैसा होगा। यह कैसा होता है, तो ये एक कांच की बंद मुंह वाली लंबी संकरी एक समान व्यास की नली होती है। यानी आप देखेंगे ये कैसा दिख रहा था आपको, एक बंद है और शीशे की है और एक लंबी सरकरी यानी एक लकड़ी या बांस के पाइप के समान है। ठीक है, यानी व्यास यानी इसका जो डायमीटर है, यानी जो इसके ऊपर से लेकर ये वाली जो लंबाई है, यानी जो इसका शीशा है वो ऊपर नीचे पूरा बराबर आपको देखने को मिल रहा है, कहीं भी कोई मोटा नहीं है और कहीं से पतला नहीं है। तो ये इसका व्यास है कि यानी कि जो इसका डायमीटर है वो कैसा है, एकदम बराबर है, ऊपर से लेकर नीचे तक बराबर है। यानी कि आप समझ सकते हैं ये एक पाइप है तो इनके बीच की जो दूरी है वो कैसी है, समान है। तो ये एक गोला है तो ये इसका पूरा डायमीटर होता है ये, और ये डायमीटर जो है वो सेम है, कहीं भी कम नहीं है या ज़्यादा नहीं है, वो बता रहा है। तो इसके बारे में जब आप लिखेंगे तो क्या बताएंगे कि यह एक कांच की मुंह बंद वाली लंबी संकरी और एक समान व्यास की नली होती है। इस नली के एक सिरे पर बल्ब होता है, यानी ये वाला बल्ब, ये रेड कलर का बल्ब, और जिसमें क्या होता है, द्रव भरा होता है। यानी आप इसके अंदर देखेंगे कि लिक्विड होता है, और वो लिक्विड कौन सी होती है, मरकरी या एल्काहल होता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि बाहर से देखने पर ये नली में बल्ब के ऊपर द्रव का एक संकीर्ण स्तंभ देखा जा सकता है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नली के साथ साथ सेल्सियस स्केल अंकित होता है, यानी आपको मैंने अभी दिखाया था ये जो 10, 20, 30, 40 लिखा है, इस पर जो है सेल्सियस लिखा होता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि ताप में परिवर्तन के साथ, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बदलेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर कम या ज़्यादा होगा, वो द्रव जो इसमें लिक्विड है, ठीक है, वो नली में भी बढ़ता या घटता है। ठीक है, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो जैसा कि आपको मैं दिखाता हूं, तो दोस्तों जैसे 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 इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका जो लिक्विड है वो ऐसे बढ़ता रहेगा, और टेम्परेचर कम होने पर जो इसका लिक्विड है वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, यहीं तक रह सकता है। ठीक है, तो सेल्सियस स्केल का वह चिन्ह जिससे द्रव स्तंभ का शीर्ष स्तर मेल खाता है ताप का पाठ्यांक होता है। यानी जब आप देखेंगे कि जो इसमें लिक्विड गया, क्या हुआ, इसमें जो लिक्विड गया वो चलता गया चलता गया चलता गया और यहाँ आके रुक गया। जब वो यहाँ आके रुक गया तो जो इसका नंबर दिखेगा वो उसका क्या होगा, पाठ्यांक होगा, उसका रीडिंग होगा। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 45 या 46 के डिग्री सेल्सियस के करीब आ रहा है, तो आप इससे पता ऐसे अंदाजा लगाएंगे कि 45 डिग्री या 46 डिग्री उसका जो है टेम्परेचर पानी का है। तो आप प्रयोगशाला तापमापी के बारे में यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं कि ये क्या होता है, कैसा दिखता है। तो ये नली कैसा होता है, कांच की मुंह बंद वाली नली होती है, एक समान व्यास वाली होती है, इसमें एक सिरे पर बल्ब होता है, इसमें लिक्विड भरा होता है, और लिक्विड जो है वो टेम्परेचर के साथ घटता या बढ़ता रहता है इसमें, और जहां पर ये लिक्विड जाके रुकेगा वो उसको उसका पाठ्यांक होगा, यानी उसका रीडिंग होगा, उसका टेम्परेचर बताएगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें जो लिक्विड होता है, मैंने जैसे कि आपको बताया था एल्काहल होता है, और एल्कोहल जो होता है वह देखने की हमें दिखाई दे, इसलिए उसमें लाल रंग यानी रेड कलर को मिलाया जाता है। इसके अलावा आप इसमें क्या देखेंगे, इसमें क्या होता है, एक पारा होता है यानी मरकरी होता है, यानी दो चीज हो सकता है, या एल्काहल हो सकता है या पारा हो सकता है, यानी मरकरी हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके अलावा ये भी देखेंगे कि जब हम इस प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग करते हैं तो कौन कौन सी सावधानी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो जब आप आंसर लिखते हैं तो ये सारी बातें भी लिख सकते हैं कि प्रयोगशाला कैसा होता है, उसकी जो विशेषताएं हैं, उसका यूज कैसे कर सकते हैं, उसकी सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए, वो सब भी आप लिख सकते हैं। इससे आपका आंसर जो है बेहतर हो जाता है, और अगर 5 नंबर में तो आपको पूरे नंबर मिलने के चांस है। ठीक है, तो प्रयोगशाला तापमापी का जो उपयोग करते समय आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। 2 बातें हैं, क्या क्या, कि इसका सावधानी से उपयोग करें, यदि यह किसी कठोर वस्तु से टकरा जाए तो ये टूट सकता है, यानी कि अगर ये टकरा जाता है तो टूट सकता है, इसलिए इसका उपयोग जो है सही से करना है, और इसे जो है बल्ब से पकड़कर नहीं उठाना है, यानी कि जो इसका टिप था उसको पकड़ के नहीं छूना है,
बल्कि उसकी जो ऊपर वाला हिस्सा था उसको पकड़कर चेक करना है। और चेक कैसे करना है, कैसे मापना है, कैसे नापना है, इसकी विधि भी यहाँ पे लिखी हुई है, इसको भी हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, तापमापी जो है जल से भरे बीकर में डुबोया जाए तो इसका बल्ब है बीकर की तली अथवा दीवार को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि ये आपका गिलास या बीकर है जिसमें जल भरा है, लेकिन जब आप इसकी जो तापमापी है, जो प्रयोगशाला तापमापी है, इसको रखते हैं तो ये इसके शीशा में नहीं चिपकना चाहिए और इसके तली में यानी इसके जो बेस है उसमें टच नहीं होना चाहिए, बल्कि बीचों बीच होना चाहिए और जो इसका टिप है वो जल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये बात कही गई है। दूसरी बात क्या है कि तापमापी को हमेशा ऊर्ध्वाधर रखना है। ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल, यानी इस प्रकार से रखना है। आपको इसको इस प्रकार से नहीं रखना है या इस प्रकार से टेढ़ा नहीं रखना या इस प्रकार से नहीं रखना है, बल्कि इसको एकदम सीधा सीधा रखना है। ठीक है, इसके अलावा जब तापमापी का बल्ब पूरी तरह जल में डूबा हुआ हो ताप तभी पढ़ा जाना चाहिए, यानी इसमें जल में डूबा हुआ है। अब तब आप देखेंगे थोड़ी देर बाद जो है इसका नंबर या इसको इसमें जो लिक्विड था, जो इसमें मरकरी या एल्कोहल था, वो यहाँ तक पहुँच जाता है। और आप देखेंगे कि तापमापी पढ़ते समय आँख की स्थिति पढ़े जाने वाले द्रव स्तंभ के स्तर की सीध में होनी चाहिए। यानी दोस्तों जब आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका नंबर पहुँच गया, लिक्विड यहाँ पहुँच गई, तो लिक्विड के पढ़ते समय आप देखेंगे कि आपका जो आइज़ है और जो इसका लिक्विड है वो दोनों सेम एक लाइन में होनी चाहिए, जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि एकदम सीध में है। ठीक है, तो यही इसका मापने का तरीका है कि आंखें जो होनी चाहिए उस जो लिक्विड का स्तर है उसके सीध में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी 3-4 बातें थी कि पहला ये बीचों बीच में होना चाहिए, इसकी दीवार से या इसके तली से टच नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये पानी में डूबा हो तभी टेम्परेचर मापे। तीसरा, इसको ऊर्ध्वाधर यानी सीधी रखनी है। चौथा, इसकी जो लिक्विड जहाँ पहुँचेगा उसके सीध में आपकी आइज होनी चाहिए। ठीक है, ये इसकी मापने की विधि है। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं कि कितना टेम्परेचर को मापता है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये 100-10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री को मापता है। तो आप अपनी किताब में अंडरलाइन कर सकते हैं कि जो इसका परिसर होता है यानी जो इसका रेंज होता है मापने का वो कितना होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस को माप सकता है। ठीक है, आप इसके अलावा आपको एक और बात बता दूं मैं कि आप देखेंगे, क्या देखेंगे आप, तो दोस्तों आप देखेंगे कि ये 0 डिग्री है और ये 10 डिग्री है। आप देखेंगे इनके बीच में जो है 10 लाइनें हैं। कितनी लाइनें हैं, 10 लाइनें हैं, यानी इसको 10 भाग है, यानी इसको 10 छोटे छोटे पॉइंट है इसके बीच में है। तो इस एक पॉइंट जो है इसका वो 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। कैसे, आप देखेंगे कि 0 से 10 डिग्री के बीच में 10 खांचे हैं, 10 टुकड़े हैं, 10 भाग हैं। जब आप इसके 10 को यानी 0 से 10 के बीच में कितनी है, 10 डिग्री है और इसके बीच में लाइन भी कितनी है, 10 है। जब आप इसको 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका, 1 आएगा। यानी इसमें जो टेम्परेचर है वो आप सबसे अल्पतम माप जो है इसकी सबसे कम जो टेम्परेचर को बता सकता है वो आपको 1 डिग्री सेल्सियस बता सकता है। यानी आप जब इसको मापेंगे तो इसकी जो लाइनें आएगी, यानी मान लो इसकी लाइन यहाँ आती है, तो आप बताएंगे कि ये जो टेम्परेचर आया है वो आपकी 2 डिग्री सेल्सियस आई है और इसके 1 के ऊपर आ गई तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये 1 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो ये बात बताई जा रही है कि जो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि इसके छोटे भाग का मान 10 डिग्री सेल्सियस बटे 10 यानी 1 डिग्री सेल्सियस है। इसका तात्पर्य यह है कि तापमापी द्वारा पढ़े जा सकने वाला अल्पतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस, यानी आप इस स्केल से 1 डिग्री सेल्सियस को भी पढ़ सकते हैं। उससे नीचे आप नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि इसमें पता नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री ऐसे पढ़ सकते हैं। 1 डिग्री से कम को नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि इसमें और छोटे छोटे पार्ट नहीं है। जो एक पार्ट है इसका वो 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। तो ये बात आ रही है, जैसे कि मान लीजिए किसी में
जो है वो 1 से लेकर 0 से लेकर 100 तक नंबर है, ठीक है। और उसमें कितने हैं, 50 खांचे हैं। कितने खांचे हैं, 50 डिवाइड किए गए हैं ऐसे छोटे 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 छोटे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो है कितना डिग्री सेल्सियस एक लाइन बताएगा, एक लाइन जो इसका होगा वो कितना डिग्री सेल्सियस को बताएगा। तो आप देखेंगे कि जब 100 को 50 से डिवाइड करेंगे तो आपको 2 डिग्री दिखेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो एक जो डिवाइड किया गया है वो 2 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। जैसे इसमें इस वाले में जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, इसी प्रकार आप जब इस वाले स्केल में देखेंगे तो वो 2 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा, जैसा कि आपके क्वेश्चन नंबर 12 में बताया भी गया है जब आप इसको टेक्स्ट में पढ़ेंगे। जो क्रियाकलाप आपका 7.5 है उसमें क्या बताया गया है कि कह रहा है कि किसी बीकर में थोड़ी मात्रा में गुनगुना जल लेना है, ठीक है, और तापमापी जल में इस प्रकार डुबोए कि तापमापी का बल्ब जल में डूबा रहे। तापमापी में द्रव स्तंभ का चढ़ना देखिए, यानी जो लिक्विड है बढ़ रही है उसको देखिए, और तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि तापमापी में द्रव स्तंभ चढ़ना बंद ना कर दे। यानी जो इसमें लिक्विड चल रही है वो चल रही है, देखते रहिए, जब वो रुक जाएगा तब उसको मापिए, नापिए, ठीक है। और इसके लिए आपको ज़्यादा देर प्रतीक्षा नहीं करनी है, क्योंकि ज़्यादा देर करेंगे तो पानी क्या है वो ठंडा होने लग जाएगा। जब ठंडा होने लगेगा तो टेम्परेचर खुद ही कम दिखाएगा, तो आपको सही माप नहीं पता लगेगा। तो आपको बस थोड़ी देर में देख लेना है, ठीक है। और आपका द्वारा जो मापे गए जल का जो ताप है वो कितना है नाप सकते हैं, और अपने दोस्तों का भी इसी प्रकार का क्रियाकलाप कराकर उनका भी टेम्परेचर को देख सकते हैं। तो ये इस क्रियाकलाप में ये बताया गया है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है लास्ट में, कि इसका अर्थ यह है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब तापमापी का बल्ब जल में डूबा हुआ हो, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, एमसीक्यू में पूछ सकता है कि तापमापी का जो रीडिंग है, जो उसका पाठ्यांक है, वो कब आपको पढ़ना है, तो आपको कब नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो जब आपका जो बल्ब है, जो टिप है, वो जल में डूबा है तभी आप पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप इसको जल से बाहर निकाल देंगे तो इसका लिक्विड था वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि टेम्परेचर कितना हुआ था। इसलिए आप इसको जल में डूबा रहने पर ही नाप सकते हैं। यही बात आती है क्वेश्चन में कि आप जो है बॉडी के टेम्परेचर मापने के लिए प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग क्यों नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो प्रयोगशाला तापमापी होता है उसमें किंक जो होता है नहीं होता, यानी कि जो आपका इसमें जो लिक्विड था, जो इसका लिक्विड ऐसे ऊपर गया, तो इस लिक्विड को रोकने के लिए ऐसा कोई भी इसमें टिप या बटन वगैरह कुछ नहीं है। यानी जैसे ही आप इसको जल से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाता है, ये लिक्विड नीचे आ जाती है, इसीलिए इसका यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इसमें जो है किंक नहीं होता है या मोड नहीं होता है जो इसके लिक्विड को रोकता नहीं है, तो लिक्विड ना रोकने के कारण ये क्या आ जाती है, वापिस आ जाती है, इसीलिए हम इसको नहीं पढ़ सकते हैं, या बॉडी के टेम्परेचर मापने के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था कि जल में डूबे रहने पर ही पाठ्यांक यानी रीडिंग को पढ़ा जा सकता है, नोट किया जा सकता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ये नया थर्मामीटर देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये कौन सा थर्मामीटर है, तो ये थर्मा जो मीटर है वो क्या है, वायु का ताप मापता है, यानी एयर का टेम्परेचर को मापता है। ये जल को या बॉडी टेम्परेचर नहीं मापता, बल्कि ये एयर को, हवा का टेम्परेचर मापता है, ठीक है। इसका नाम क्या है दोस्तों, तो इसका नाम है रूम थर्मामीटर। तो इसका नाम है रूम थर्मामीटर, हिंदी में बोले तो कक्ष तापमापी। आपने अपने विद्यालय की प्रयोगशाला में, यानी कहाँ देखेंगे आप इसको, विद्यालय की प्रयोगशाला में, चिकित्सक की क्लिनिक में, यानी डॉक्टर के क्लिनिक में देखेंगे, अस्पतालों की दीवारों पर टंगा हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये तापमापी आप यहां से अंडरलाइन लिख करके इसके बारे में बता सकते हैं कि ये तापमापी कक्ष के ताप का लगभग मान बताते हैं, इन्हें कक्ष तापमापी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बातें आप इसको इसके बारे में लिख सकते हैं पेपर में कि ये जो होते हैं आपको प्रयोगशाला में दिखेगा, चिकित्सक के क्लिनिक में दिखेगा, अस्पताल में दिखेगा, और ये जो तापमापी या थर्मामीटर होता है वो रूम के ताप का, कक्ष के ताप का लगभग आपको मान बताता है, यानी इसको टेम्परेचर बताता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कक्ष तापमापी या रूम थर्मामीटर कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपके की पॉइंट्स है जो आप मेन बातें आती हैं इसमें, और लास्ट में आपके पास जो ये समरी है,
सारांश है, इसको जरूर आपको पढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों इसको जरूर आपको पढ़ना है। इसमें बताया गया था कि आपके पास जो है कौन कौन से स्केल होते हैं। तो दोस्तों हमने जाना था कि सेल्सियस स्केल होता है, फ़ारेनहाइट स्केल्स होता है और केल्विन स्केल होता है। तो आपके पास 3 तरह का स्केल होता है जिसमें आप टेम्परेचर को मापते हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल्स, केल्विन स्केल्स। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। ठीक है, और ताप का एसआई मात्रक हमने जाना था केल्विन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग जो है मानव शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। स्वस्थ वयस्क मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और प्रयोगशाला जो होता है वो -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस को नापता है। तो ये चैप्टर खत्म होता है दोस्तों। कैसी लगी आपको चैप्टर? आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में पूछ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।